नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि जो DSSB TGT है उसमें जो हिंदी का पेपर आता है उसमें व्याकरण के साथ आपका साहित्य भी आता है। और जो साहित्य का विषय होता है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि पेचीदा होता है, क्योंकि उसमें जो सिलेबस है वो अनलिमिटेड है। मतलब कहाँ से कौन सा प्रश्न आ जाए आप कभी जज नहीं कर सकते। और इसीलिए साहित्य का निरंतर तौर पर जो अभ्यास है वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और जैसे कहते हैं ना कि साहित्य में मतलब अगर आपके जो प्रश्न हैं वो 100 प्रश्न हैं तो उसमें से आप ये मान के चलिए कि 100 में से कम 65 प्रश्न तो साहित्य के ही आने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो साहित्य है वो परीक्षा में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। और इसी को देखते हुए हम आपके लिए साहित्य के जो सेशंस हैं वो रेगुलर बेसिस पर लाते रहेंगे। और हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। वैसे मैं आपको बता दूं, आज हम साहित्य में आपके साथ जो विषय डिस्कस करने जा रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण विषय है कि आप ये मान के चलिए कि हर पेपर में, मतलब मान के चलिए ये श्योरिटी है, कम से कम 3 से 4 प्रश्न उस विषय पर आने ही आने हैं। मतलब मान के चलिए कि 3 या 4 प्रश्न उस विषय से आएंगे ही आएंगे। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो साहित्य होता है उसमें ना पहले, मतलब प्रश्नों से पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी समझनी है। हाँ, ये ज़रूर चीज़ होती है, जैसे रचनाकार हैं कि भाई इस रचना के रचनाकार ये हैं, ये कहानी इन्होंने लिखी है, ये कविता इन्होंने लिखी है, होता है उसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चंस कर लीजिए, वो आपको याद करने हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझनी भी है, याद भी रखनी है। तो उन्हीं में जो एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है भाषा, उपभाषा और बोलियाँ। कि कौन सी जो बोली है वो कौन सी उपभाषा को बिलोंग करती है, कौन सी उपभाषा कौन सी भाषा को बिलोंग करती है, ये सब जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वाला सेशन इंपॉर्टेंट लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना साथ हमें अवश्य दीजिए। हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इस वीडियो से पूरा लाभ मिले। चलिए, लेकिन फिर वही थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन से पहले हमें थ्योरी अच्छे से समझनी है। अब सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ें समझनी है कि बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है और भाषा क्या होती है। सबसे छोटे स्तर पे होती है बोली, कि एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा होती है वो बोली कहलाती है। और किसी भी बोली में कभी भी साहित्य की रचना नहीं होती। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप जानते हैं जितना भी मैं आपको थ्योरी अभी करवाऊंगी उसमें से तो अलग प्रश्न आते ही आते हैं कि हाँ, जैसे कि ब्रज भाषा है वो किसकी उपभाषा है, मतलब किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ऐसे प्रश्न तो आते ही आते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न भी बहुत बार आते हैं DSSB में कि जैसे साहित्य की रचना किसमें नहीं होती, भाषा में, लिपि में, बोली में या किसमें। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी आते हैं, इसलिए हर चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो उसमें ऐसे जो की पॉइंट्स होते हैं ना उन्हें ज़रूर नोट करिएगा। तो जो कोई भी बोली होती है ना उसमें कभी भी साहित्य रचना नहीं होती, वो हमेशा उपभाषा या भाषा में ही होती है। फिर उसके बाद जो अगले स्तर पर आता है वो होता है उपभाषा, कि अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है, अगर हमें लगता है कि जैसे ये एक बोली है और इसमें साहित्य रचना होने लगी है, तो उससे क्या होता है, उस क्षेत्र का विकास होने लगता है, ठीक है ना। और वो बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है। जैसे होता है कि कभी कभी एक छोटी सी लैंग्वेज है जो एक बहुत ही छोटे से क्षेत्र में बोली जा रही है, लेकिन जब लगता है कि लोग उसमें साहित्य रचना करने लगे हैं, उस भाषा का विकास हो रहा है, उस क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो वो बोली धीरे धीरे करके उपभाषा बन जाती है। और अंत में आती है भाषा। उपभाषा सारी जो है वो आपकी भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो साहित्यकार जब उस भाषा को अपने साहित्य के द्वारा, अब यही उपभाषा का ही ये स्टेज वाइज हम चल रहे हैं, तो अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठ सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं, जो कि सबको समझ में आने लगती है और उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है, तो वो भाषा कहलाने लगती है। तो बस यही चीज़ अब आपको समझनी है। और एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। वो तो आपको एक जो लेवल है वो समझ में आ ही गया। अब जैसे जो अब लिपियां होती हैं, अब जैसे कहते हैं ना कि आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, कोई साहित्य लिख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वर्ण ही चाहिए हों। वर्ण मतलब अल्फ़ाबेट्स, आपके स्वर और व्यंजन। कभी कभी चित्रलिपि भी होती थी, चित्रलिपियाँ, और ये भी पेपर में आ जाता है। जैसे चित्रलिपि, ठीक है ना, प्राचीन मिस्री लिपि जो थी, फिर चीनी लिपि जिसमें मंदारिन और कैंटोनी आता है, कांजी लिपि जो जापान की थी, ये सारी आपकी चित्रलिपि थी। आपने देखा होगा अभी भी जैसे आप कोई लैंग्वेज देखते हैं उसमें चित्र बने हुए होते हैं, तो वो आपकी चित्रलिपियाँ होती हैं। और पेपर में आपको ये भी प्रश्न आ सकता है कि मंदारिन जो थी वो कौन सी लिपि थी, लिखित लिपि थी, वर्णों की लिपि थी, चित्रलिपि थी, या कुछ और ऑप्शन आ जाएगा आपको। तो आपको याद रखना है मंदारिन और कैंटोनी ये आपकी चित्रलिपियाँ हैं, या फिर कांजी लिपि जो जापान की है।
फिर आता है आपका, ठीक है ना, ये वाली लिपियाँ जिसमें हर इकाई में अगर एक या एक से अधिक व्यंजन होता है और उस पर स्वर की मात्रा का चिन्ह भी लगा होता है। तो अब यहाँ पर वर्णों की बात आ गई। अल्फा सिलेबिक, ये जो होती हैं लिपियाँ, इसमें आपके वर्ण आते हैं। अब जैसे उसमें ये देखिए इतनी सारी, इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देवनागरी लिपि, हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू नस्तालिक लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत, मराठी, नेपाली ये प्रॉपर आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ब्राह्मी लिपि जो होती है वो प्राचीन काल में जैसे कि संस्कृत और पाली भाषाएं थी। अब ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शॉर्टसेनी, आज हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। पंजाबी जो होती है वो गुरुमुखी लिपि में होती है। तमिल जो है तमिल लिपि में, गुजराती लिपि में, बांग्ला बंगाली लिपि में। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं ये आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि पेपर में प्रॉपरली प्रश्न आता है, ठीक है ना, कि जो आपकी पंजाबी है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि में, वो आपको याद होना चाहिए। फिर अब देखिए, अब आते हैं उपभाषाएं और बोलियों पर, और यही हमारा आज का सबसे मेन टॉपिक है। तो हिंदी जो भाषा है, बेसिकली हिंदी की उपभाषाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। और हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं। पहली होती है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और आपकी पहाड़ी हिंदी। ये आपकी 5 उपभाषाएं होती हैं। उसके बाद जितनी भी बोलियां होती हैं वो इन्हीं उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे अगर आपको इजीली याद करना है, जैसे जो मेरी आदत थी कि छोटे से याद किया जाए, तो जैसे बिहारी है, बिहारी हिंदी, उसमें भोजपुरी और मगही आती है। और उसका क्षेत्र कौन सा है? बिहार और उत्तर प्रदेश। ये भी मुझे लगता है याद करना कोई मुश्किल नहीं है। तो बिहारी, भोजपुरी, मगही, लेकिन उसमें ये पता होना चाहिए आपको कि बिहारी जो है वो एक उपभाषा है और भोजपुरी और मगही उसकी बोलियां हैं। और उनका क्षेत्र कौन सा है, मतलब जहाँ वो बोली जाती हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। उसके बाद पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी कहाँ पर बोली, उसकी बोलियां कौन सी है? पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। और उसका प्रदेश कौन सा है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। फिर आती है आपकी ये पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कहाँ कहाँ पर है? अवधी, इसकी बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और इनका प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अब देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे कहते हैं ना, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और उसमें देखिए कि पश्चिमी हिंदी भी है, पूर्वी हिंदी भी है और बिहारी भी है। तो उसके क्षेत्र के हम आगे पढ़ेंगे भी। फिर आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आपकी कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब आती हैं। और राजस्थानी अंत में आता है राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, ये 5 बोलियां हैं जिसका मुख्य क्षेत्र है राजस्थान। और यही सब चीज़ें आपको अच्छे से, अभी मैं टेबल के थ्रू भी आपको समझाऊंगी, बट ये आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये याद नहीं करेंगे, और मैं आपको सच बता रही हूँ, आप ये टेबल थोड़ा थोड़ा याद करिए, जैसे बिहारी, भोजपुरी और आपकी मगही, एक दिन में एक याद कर लीजिए, आपको अच्छे से रट जाएगा और प्रश्नों के माध्यम से और अच्छे से आएगा। अब जैसे, अब इससे पहले वो जो टेबल था, उसे मतलब जो भी टेबल दिखाया गया था वो आपको मैं दोबारा बताऊं, उससे पहले आपको पता करना है ये पाली, प्राकृत, ये सब क्या होता है। अब हिंदी का जो साहित्य है उसे अपना 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राचीनतम काल, जो था बिल्कुल प्रारंभिक काल। फिर आता है आपका मध्य काल, और फिर आता है आपका आधुनिक काल। ये 3 काल हैं आपके। और प्राचीनतम काल जो था उसमें केवल 2 ही मुख्य थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत आपको याद है ना, हमारे जितने भी वेद ग्रंथ ये सब लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, क्योंकि सबसे प्राचीन समय में संस्कृत ही मुख्य थी। और इसी रूप से वैदिक संस्कृत, जैसे प्राचीन स्तर की भाषाएं वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत थी, जिनका विकास 2000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये था आपका प्राचीनतम काल, आरंभिक काल। लेकिन भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में, अब आते हैं मध्य युग में, जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई उसका सामान्य नाम प्राकृत है। अब याद रखिए, प्राकृत जो है वो मध्य युग में आया। हर चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। और उन भाषाओं में से जो ग्रंथ रचे गए थे उन सबको समुच्चय रूप से, समुच्चय मतलब कि एज अ होल, ठीक है ना, प्राकृत साहित्य कहा जाता है, प्राकृत साहित्य। और जैसे मैंने आपको बताया कि विकास की दृष्टि से भाषा वैज्ञानिकों ने भारत में आर्य भाषा के 3 स्तर बताए, प्राचीन, मध्य और अर्वाचीन। अर्वाचीन मतलब आधुनिक। और यही चीज मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई। फिर मध्ययुगीन भाषाएं कौन कौन सी थी? मध्ययुगीन भाषाएं मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री और अपभ्रंश।
और इनका विकास काल क्या था, 600 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब देखिए टाइमिंग आपको याद रखनी है। प्राचीन जो प्रारंभिक काल था वो कौन सा था, 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, फिर 600 ईसा पूर्व से 1000वीं ईस्वी तक, ये था आपका मध्य काल। और 1000वीं ईस्वी से अब तक का जो काल है वो सारा आधुनिक काल में आएगा। अब देखिए प्राकृत, पाली अभी हमने पढ़ लिया, अब प्राकृत का ही देखते हैं। सामान्यतः उस समस्त लोक भाषाओं को नाम, उन भाषाओं का नाम प्राकृत था जो मध्य काल में समस्त उत्तर भारत में प्रचलित हुई, ठीक है ना। और ये मूलतः प्रदेश भेद से ही वर्णोच्चारण व्याकरण शैली की दृष्टि से प्राकृत के अनेक भेद थे। अब जैसे क्या होता है ना, जैसे बोलियों के भेद होते हैं, कहीं पर हम कहते हैं अरे छोरिया क्या कर रहे ऐसे तू, मतलब ऐसे ऐसे बोलते हैं। आप जानते हैं बहुभाषिक देश है भारत, तो यहाँ पे हर 4 कदम पे बोली जो है वो बदल जाती है। और तो इसलिए वर्णोच्चारण व्याकरण शैली, मतलब भाषा चाहे वही हो लेकिन बोलने का तरीका बदल जाता है, तो शैली कहते हैं उसे। अब उसके आधार पर, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें प्रमुख थी, पूर्व देश की मागधी, अर्धमागधी प्राकृत, पश्चिमोत्तर प्रदेश की पैशाची प्राकृत और मध्य प्रदेश की शौरसेनी प्राकृत। मतलब प्राकृत के ही कितने भेद थे, देखिए कि पूर्व में मागधी और अर्धमागधी, देखिए पूर्व में 2, पश्चिमोत्तर में पैशाची और मध्य प्रदेश में शौरसेनी। तो ये सारे टेबल आप अपने अकॉर्डिंगली जरूर बनाइएगा। प्राकृत के बाद आते हैं पाली पर। अब पाली प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी जो पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। मतलब काफ़ी वाइड एरिया था उसका। गौतम बुद्ध भी इन्हीं प्रदेशों में विहरण करते हुए लोगों को ये धर्म समझाते रहे, धर्म। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़, अगर पेपर में आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश थे वो किस भाषा में दिए, तो वो पाली भाषा में दिए। इसे ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पेपर में एज इट इज़ पूछा जा सकता है। फिर यह हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की ही बोली या प्राकृत है। हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार भी जिसे हम भारोपीय कहते हैं, भारोपीय, भारत और यूरोपीय भारोपीय। और इसके बौद्ध त्रिपिटक की भाषा के रूप में भी जाना जाता है इसको, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इसमें उपदेश दिए थे। तो पाली ब्राह्मी परिवार की लिपियों में लिखी जाती है। तीसरा आता है शौरसेनी। प्राकृत हो गया, पाली हो गया, अब शौरसेनी, फिर आएगा अपभ्रंश। शौरसेनी नामक प्राकृत मध्यकाल में उत्तरी भारत की प्रमुख भाषा थी। यह नाटकों में प्रयुक्त होती थी, संस्कृत के नाटक विशेष प्रसंगों में। बाद में इससे हिंदी भाषा समूह और पंजाबी विकसित हुए। मतलब हिंदी और पंजाबी शौरसेनी से विकसित हुए। दिगंबर जैन परंपरा के सभी जैनाचार्यों ने अपने महाकाव्य शौरसेनी में ही लिखे। अब देखिए, गौतम बुद्ध की भाषा पाली और जैन धर्म की शौरसेनी। पेपर में प्रॉपरली पूछा जा सकता है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। शौरसेनी उस प्राकृत भाषा का नाम है जो प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में प्रचलित थी, जिसका केंद्र शूरसेन अर्थात मथुरा और उसके पास का प्रदेश था। अब देखिए, शौरसेनी शूरसेन से उत्पन्न हुआ है और शूरसेन जो है, ठीक है ना, वो मथुरा का नाम था। ये भी आपसे साहित्य में पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो साहित्य थोड़ा पेचीदा है, सिलेबस अनलिमिटेड है उसका। आप कभी ये नहीं कह सकते कि आप साहित्य में पूरे प्रवीण हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ निकल कर आ ही जाएगा। आगे देखिए, मौर्य सम्राट अशोक से लेकर अलभ्य प्राचीनतम लेखों तथा साहित्य में इन्हीं प्राकृतों और विशेषतः शौरसेनी का ही प्रयोग किया गया है। यानी सम्राट अशोक के बाद उन्होंने जैन धर्म अपनाया था ना, और तो उसके मतलब जैन धर्म के बाद जितने भी आपकी जो साहित्य रचनाएं हैं सारी शौरसेनी में ही हैं। और लास्ट में आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा थी। अब अपभ्रंश आप जानते हैं कहाँ से बना? ये अपभ्रष्ट, आप जानते हैं ना कि अपभ्रष्ट का मतलब क्या होता है? जो बिगड़ चुका हो, यही होता है भ्रष्ट का मतलब। और जैसे वैदिक संस्कृत थी, जो संस्कृत में थोड़े बहुत परिवर्तन हुए तभी तो जाके हिंदी बनी ना। तो मतलब आचार्यों का तो यही मानना था कि जैसे जो संस्कृत है वो इतनी शुद्ध है, जब उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते गए, थोड़ी थोड़ी अशुद्धियाँ आती गई या परिवर्तन आते गए, तब जाकर आपकी हिंदी बनी। तो बेसिकली उन्होंने तो भ्रष्ट कहा था, अपभ्रष्ट, लेकिन उसको अपभ्रंश का नाम दिया गया क्योंकि वो उन्होंने नकारात्मक रूप में लिया था। लेकिन हिंदी में कोई ऐसी बुराई थोड़ी ना है, वो भी अपने आप में समृद्ध भाषा है, तो इसलिए तब अपभ्रष्ट से नाम बदल के अपभ्रंश कर दिया गया। तो देखिए कि अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को केवल भाषा, देसी भाषा या गाम्य भाषा कहा है, परंतु संस्कृत के व्याकरणों और अलंकार ग्रंथों में
उस भाषा के लिए प्राय अपभ्रंश या कहीं कहीं अपभ्रष्ट का प्रयोग हुआ, ठीक है ना। लेकिन वो तिरस्कार सूचक प्रतीत होता था कि किसी भाषा का तिरस्कार किया जा रहा है, इसलिए अपभ्रंश का नाम दिया गया। आगे देखिए, अब महाभाष्यकार पतंजलि, अब पतंजलि ये वो वाला नहीं जो आजकल चलता है, पतंजलि एक बहुत ही बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने जिस प्रकार अपभ्रंश का प्रयोग किया उसे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्दों के, साधु मतलब कि बहुत ही विद्वान या बहुत ही प्रसिद्ध या संपन्न शब्दों के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते थे। अपशब्द भी क्या होता है? अपशब्द कहना मतलब किसी को कुछ गलत कहना। इस प्रकार प्रतिमान से च्युत मतलब कि अलग, भ्रष्ट और विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा जो है वो दी गई। और इस प्रकार क्या हुआ, पाली प्राकृत अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर भी पाली प्राकृत को अपभ्रंश का नाम नहीं दिया गया। पाली प्राकृत अपने आप में अभी भी अलग ही हैं। अब जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला टेबल है। इस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि प्रश्न अधिकतर यहीं से आएंगे। वो बस ये आपको बताया था कि पाली प्राकृत वगैरह आए कहाँ से। अब मैंने आपको बताया जैसे आधुनिक जो भाषाएं हैं वो अपभ्रंश से ही निकली हैं। और अपभ्रंश भी कौन सा? शॉर्ट सेनी अपभ्रंश। और शॉर्ट सेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी। बाकी जो दो है ना, अब ये तो शॉर्ट सेनी अपभ्रंश है, दूसरा अपभ्रंश था, ठीक है ना, तो वो आप फिर इसमें नहीं लेंगे। इसमें शॉर्ट सेनी अपभ्रंश में केवल 3 ही उपभाषाएं आएंगी, पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी। बिहारी वाली जो है वो दूसरे में आएंगी। अब पश्चिमी हिंदी जो है वो 2 प्रकार से होती है, ओकार बहुला और आकार। अब ये ओकार और आकार क्या होता है? आपने देखा है कि बोलते वक्त जैसे कहते हैं के कर रहे ऐसे तू, छोरा छोरा, आ पे खत्म हो रहा है, तो देखा आपने हरियाणवी ऐसी बोली जाती है ना, के कर रहे ऐसे तू। आ की जो भाषा है जहाँ पे आ अधिक बोला जाता है वहाँ पे कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू भी कहा जाता है इसे, और दक्षिणी बोली, ये सारी आकार बहुला में पश्चिमी हिंदी में आती हैं। और पश्चिमी हिंदी का दूसरा रूप है ओकार बहुला। ओकार जैसे छोरो को कर रहे थे तुम, मतलब ओ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बोलते हैं वहाँ पर, उसमें आपकी बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज भाषा ज़्यादा आती है। फिर आपकी आती है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में आपकी ये ट वर्ग बहुला, राजस्थानी में ना ट थोड़ा ज़्यादा बोला जाता है, जैसे कि मारवाड़ी, जयपुरिया, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी, ये सारी आपकी राजस्थानी हिंदी में आती हैं। और लास्ट में आती है आपकी पहाड़ी हिंदी, जिसमें आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली। बस इतना सा आपको याद रखना है। लेकिन खैर इतना सा क्या, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब याद करना है तो करना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी हैं ये आपकी शॉर्ट सेनी अपभ्रंश में आती हैं। बची कौन सी? पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, जो कि शॉर्ट सेनी अपभ्रंश में नहीं, दूसरे में आती हैं। अब देखिए इसमें शॉर्ट सेनी अपभ्रंश में राजस्थानी और पश्चिमी। अर्धमागधी में, अब देखिए अर्धमागधी में आती है, अर्धमागधी में आती है आपकी पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में आती है मागधी। याद है ना, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था मागधी, अर्धमागधी, तो ये सारी वही चीज़ें हैं। तो बिहारी हिंदी मागधी में आएगी। भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया, असमिया, ये सारी आपकी बिहारी हिंदी में आएंगी। खस, शॉर्ट सेनी अपभ्रंश से प्रभावित पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी को खस भी बोला जाता है, खस। फिर पैशाची में आती है आपकी लहंदा और पंजाबी। तो याद रखिए पंजाबी कहाँ से विकसित हुई है? पैशाची से। फिर सिंधी आती है ब्राचड़ में और मराठी आती है महाराष्ट्री में। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे करके हैबिट बना लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके याद करिएगा। फिर राजस्थानी हिंदी, अब इसे आसान करने के लिए जो 5 हमने वो बताई थी आपको, राजस्थानी में मालवी, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी। पश्चिमी में बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू और दक्षिणी। बिहारी में मागधी अपभ्रंश में भोजपुरी, मैथिली, मगही, बांग्ला, उड़िया, असमिया। और पहाड़ी हिंदी में मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो ये सारी आपको बाइफर्केशन करके दे दी गई है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि पहाड़ी हिंदी में कौन सी भाषा, मतलब कौन सी बोली नहीं है, तो ऑप्शन में आपको 3 ये होंगी। एक आपको हो सकता है भोजपुरी दे दी जाए, तो भोजपुरी या ब्रज भाषा तो आपको पता ही है बिहारी में ही, अच्छा ब्रज भाषा पश्चिमी में, भोजपुरी बिहारी में। तो ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ब्रज भाषा और भोजपुरी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, अब थ्योरी तो यहीं तक थी, लेकिन अब हमें अभ्यास प्रश्न करने हैं। और मैं जानती हूँ कि अभ्यास प्रश्न ये इतने आसान नहीं है, क्योंकि थ्योरीज की बहुत ही टिपिकल है,
बहुत ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन थ्योरी और कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप एक दिन में याद करिए, धीरे धीरे करके याद करिए, लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है। अब पहला प्रश्न, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां हैं 5, और ये बेसिकली यहाँ पे उपभाषा के रूप में ही प्रयोग किया गया बोलियों को। कौन सी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी। ये 5 अब रट जानी चाहिए आपको, ठीक है ना? बार बार राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी बार बार बोलिए, और ये 5 उपभाषाएं या बोलियां आपको याद हो जाए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधिया, पहाड़ी। तो आई गेस स्पष्ट है, पहाड़ी। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी कहाँ से? क्योंकि पहाड़ी में तो गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है ना, मंडियाली, ये सभी अपने आपने पढ़ा था। तो पहाड़ी याद करना तो सबसे आसान है, 3, गढ़वाली और कुमाऊनी और मंडियाली, बस ये 3 चीज़ें, दैट्स इट। पहाड़ी हिंदी वहीं पर आपकी खत्म। तो आप ये मान के चलिए जैसे 5 में से एक आपको अच्छे से याद हो गई है, साइड रख दीजिए। फिर बिहारी में जैसे आपकी भोजपुरी है वैसे करके याद कीजिए, साइड रख दीजिए। तो ऐसे करके ही आपको टॉपिक ये याद करना होगा। आगे देखिए, हिंदी भाषी राज्यों के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? हिंदी भाषी राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या महाराष्ट्र? और मुझे लगता है गैस आपको इसका उत्तर पता है, महाराष्ट्र। तो करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि महाराष्ट्र में आपकी वो मराठी टाइप आ जाता है, ठीक है ना। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड ये हिंदी भाषी राज्य हैं आपके। आगे देखिए, जयपुरी का स्थानीय नाम याद है? अभी मैंने आपको बताया था कि वो जैसे कौरवी को खड़ी बोली कहा जा रहा था, तो हर भाषा का 2-2 नाम थे। तो जयपुरी का क्या था? ढूंढाड़ी, याद है ना? जयपुरी का ढूंढाली था। और इसीलिए मैंने कहा वो जो चार्ट मैंने आपको बना के दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है, उसे प्लीज़ याद कीजिएगा। अपने ना फ़ोन में वो फ़ोटो खींच के रख लीजिए, और जैसे बैठे हैं वो चार्ट एक बार देख लिया, कहीं भी बैठे हैं वो चार्ट एक बार देख लिया, जिससे आपको याद होता रहे, ये कर लीजिए आप। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, ढूंढाड़ी। आगे देखिए, कौन सी बोली बिहार की नहीं है? देख ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि कौन सी बोली बिहार की नहीं है। तो देखिए, भोजपुरी तो है, मगही भी है, लेकिन जयपुरी कहाँ से आएगी? कहाँ जयपुरी, कहाँ बिहारी? तो करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है। तो प्रश्न इतने कठिन भी नहीं है अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएं। ज्योग्राफी आपको पता है भाई, भारत की संरचना आपको पता है, कहाँ पे कौन सा प्रदेश है, कहाँ जयपुर, कहाँ बिहार, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? छत्तीसगढ़ी, मगही, अवधी या बघेली? तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है आपका मगही, ठीक है ना। आगे देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, शॉर्ट से यानी अपभ्रंश से या प्राकृत से? अब ये वाला जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सभी को पता है हिंदी जो है वो संस्कृत से निकली है। अब संस्कृत में आप तो ये कहेंगे मैम वैदिक संस्कृत ही आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग तो वैदिक संस्कृत से ही हुई है ना। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो शॉर्ट से यानी अपभ्रंश आएगा, क्योंकि यहीं से एक्चुअली जो आधुनिक हिंदी बोली है वो यहाँ से प्रारंभ हुई है, शॉर्ट से नहीं अपभ्रंश से, जहाँ पे फिर आपकी 3 उपभाषाएं आ जाती हैं, पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा। बाकी जो आपकी पूर्वी और बिहारी हिंदी है ना वो थोड़ी मध्यकाल में भी थी। ये हिंदी भाषा जो है ना ये बेसिकली आधुनिक काल के रूप में लिया गया है, और इसीलिए मैं बार बार आपको वो फैक्ट्स याद करवा रही हूँ जिससे आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो जाए। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? खड़ी बोली याद है, अभी हमने कहाँ पढ़ा है? राजस्थानी हिंदी में। और राजस्थानी किसको बिलोंग करती है? शॉर्ट सेनी को। अब जैसे अर्ध मागधी में हमने पीछे पढ़ा था, मागधी में अलग से पढ़ा था, तो ये जो शॉर्ट सेनी है इसमें आपकी राजस्थानी आई थी, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो है राजस्थानी में भी, पश्चिमी हिंदी में, सॉरी पश्चिमी हिंदी में थी आपकी वो आकार बहुला, ठीक है ना। आकार बहुला में खड़ी बोली थी आपकी, हरियाणवी थी, तो ये वही आपकी शॉर्ट सेनी। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से माना गया है? तो बिहारी का आपका मागधी से माना गया है। तो ये जो हमने दूसरा चार्ट आपको दिया था, फिर मैं आपके सामने रिपीट कर रही हूँ, वो जो 3-4 चार्ट्स है ना उनकी फ़ोटो मोबाइल में खींच के रख लीजिए। जैसे ही आप बैठे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठे हैं, वो चार्ट एक बार देख लिया। चार्ट को ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट वो कहते हैं ना बार बार आप एक चीज़ को देखते रहेंगे ना चाहते हुए भी आपको ये याद हो जाएगी। यही तरीका है याद करने का। आगे, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है किससे? अब हमें पता है भोजपुरी बिहारी से तो हुई है, लेकिन बिहारी हमने अभी भी पढ़ा मागधी से हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? मागधी, दैट्स इट। ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही। अब जैसे कि आपका याद है पंजाबी ब्राचड़ से, तो वैसे करके आपको याद रखनी है चीज़ें।
ग्वालियर की बोली कौन सी है? अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए ग्वालियर कहाँ पे स्थित है, तो वहाँ से आपको सही उत्तर मिल जाएगा। और ग्वालियर की कौन सी है? बुंदेली। आगे, सूरदास जी ने सूरसागर की रचना किस भाषा में की थी? सूरदास जी ने सूरसागर की रचना, वैसे तो सूरदास जी कृष्ण जी के लिए थोड़े ज़्यादा फेमस माने जाते हैं कृष्ण जी के ऊपर लिखने में, लेकिन उन्होंने राम जी पर भी लिखा था। और वैसे यहाँ पे जो सूरसागर है वो आपका ब्रज भाषा में ही लिखा गया था। वैसे इसमें एक और चीज़ भी है कि जो कृष्ण जी की अधिकतर रचनाएं हैं, सभी नहीं अधिकतर, वो ब्रजभाषा में है, और श्री राम जी के ऊपर जो रचनाएं हैं वो अधिकतर आपकी अवधी भाषा में है। ये भी आप याद रख सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो ये किस में आएगा? आपका पूर्वी हिंदी में। छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली याद है ना, वो सभी आपको एज इट इज़ ही याद रखनी पड़ेंगी। फिर पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? पूर्वी हिंदी, तो ये आपका अर्धमागधी से माना जाता है। अब जैसे बिहारी का मागधी से, पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से, और राजस्थानी पश्चिमी का शॉर्ट से नीचे। फिर से रिपीट कीजिए, मागधी बिहारी हिंदी के लिए, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र अर्धमागधी, शॉर्ट से नीचे का पश्चिमी हिंदी, ठीक है ना, पश्चिमी हिंदी, और राजस्थानी का भी। तो बस ऐसे ऐसे करके आपको वो चीज़ें रट जाएंगी, फिर याद हो जाएंगी। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो देखिए, अब इसका जो क्षेत्र नहीं है वो है सरगुजा। फिर कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? कन्नौजी, कन्नौज, ठीक है ना, तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की। फिर रामचरितमानस की भाषा क्या है? और अभी मैंने बताया रामचरितमानस की भाषा अवधी है, क्योंकि श्री राम जी पर जो अधिकतर रचनाएं लिखी गई हैं वो अवधी भाषा में हैं। इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? राजस्थानी की, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? आपका बुंदेली, क्योंकि बुंदेली और छत्तीसगढ़ी आपकी वहाँ पर आएंगी, ठीक है ना। फिर निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अब पूर्वी हिंदी अवधी, पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा, ये आपका गलत हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी में तो आपकी राजस्थानी वो सब आता है, खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी में भोजपुरी, अब भोजपुरी तो आपका बिहारी हिंदी में आएगा, तो ये भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। और पश्चिम हिंदी में खड़ी बोली, ये तो आपका सही है, क्योंकि पश्चिम हिंदी में आकार बहुला में खड़ी बोली या कौरवी ये आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी में नहीं, भोजपुरी आपका बिहारी हिंदी में आता है। तो देखिए, ऐसे करते करते ही आपको ये जो चीज़ें हैं वो याद हो जाएंगी। आगे देखिए, निम्न में से किसका संबंध पैशाची से है? पैशाची, तभी हमने क्या पढ़ा था? पैशाची का पंजाबी से है, ठीक है ना। फिर अब ये वाला प्रश्न आपको अपने आप करना है कि बघेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? रांची, जबलपुर, जोधपुर या सिलीगुड़ी? और ये तो आपको अब आपकी ज्योग्राफिकल नॉलेज और अभी जो आपने पढ़ा उससे पता चलेगा। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि इस सेशन को जब आप आराम से ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। और पेपर में यकीन मानिए इसमें से कम 3-4 प्रश्न आने ही आने हैं। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। हमारे यूट्यूब चैनल को आप टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी जो क्वेरीज हैं वो और जल्दी हम सॉल्व कर देंगे। चलिए, तो इसी के साथ ही जो लेक्चर है ये यहीं पर समाप्त होता है। आपको परीक्षा के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।